हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए हम अपने प्रीवियस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रोनाउन को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसे हम कैसे याद करेंगे। ये क्या करता है? इंडिकेट करता है ना, टू इंडिकेट समथिंग और समवन। किसी चीज को या किसी व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करता है ना। किसी चीज को इंडिकेट करेगा या किसी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? टू इंडिकेट समथिंग और समवन। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव को इंडिकेशन से हम समझते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक चार्ट है जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा होता है दिस, ठीक है ना। दैट, दिस और दोज, ये चारों हमारे क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस और दैट ये जो है वो हमारे सिंगुलर हैं, है ना। सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। और जो दीज और दोज हैं वो क्या हो गए? प्लूरल। आई बात समझ में? सिंगुलर मीन्स अगर सिंगुलर चीज़ों को इंडिकेट करना हो तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? दिस या दैट का यूज़ करके। और प्लूरल चीज़ों को इंडिकेट करना हो तो दिस और दोज का यूज करके इंडिकेट करते हैं। दिस जो है नियर के लिए आता है। दिस और दिस ये दोनों नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट करते हैं और दैट और दोज दूर की वस्तु को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है, नज़दीक है और सिंगुलर है, ठीक है, नज़दीक है और सिंगुलर है, तो किसका यूज होगा? नज़दीक है और सिंगुलर है तो दिस का यूज होगा, ठीक। अगर दूर है और सिंगुलर है ना, दूर है कोई वस्तु और सिंगुलर है एक वस्तु है तो दैट का यूज होगा। आई बात समझ में? और यदि कोई वस्तु नज़दीक है लेकिन प्लूरल है, एक से अधिक संख्या में है, नज़दीक है लेकिन प्लूरल है, एक से अधिक संख्या में है, तो दीज का यूज होता है, ठीक है। और दूर है और प्लूरल है तो किसका यूज होगा? दोज का यूज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस और दैट का यूज सिंगुलर के लिए होता है और दिस और दोज का प्लूरल के लिए होता है। उसमें दिस और दीज ये नज़दीक के चीज़ों को इंडिकेट करते हैं और दैट और दोज ये दूर को इंडिकेट करते हैं, दूर की चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए हम चार्ट से समझते हैं। दिस इज एन एप्पल, यानी ये एप्पल जो है इसके नज़दीक है और सिंगुलर है तो किसका यूज हुआ? दिस का यूज हुआ, है ना। लेकिन ये एप्पल जो है सिंगुलर है, अकेला है, एक है, लेकिन इससे दूर है तो किसका यूज किया? दैट का यूज किया। दैट इज एन एप्पल। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में कहता है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहता है? ये एप्पल एक है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, यानी प्लूरल है। प्लूरल है बट इसके हैंड के नज़दीक है तो क्या हो जाएगा? दीज आर एप्पल्स। इसके लिए हो जाएगा दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, ठीक। लेकिन ये भी प्लूरल है बट इसके हैंड से क्या है? दूर है, बहुत दूर है। तो जब दूर है और प्लूरल है तो कैसे यूज करेंगे? तो क्या लिखेंगे? दोज आर एप्पल्स। आई बात समझ में? दोज आर एप्पल्स, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या समझे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं, जिसमें दिस और दैट सिंगुलर होते हैं जबकि दीज और दोज प्लूरल होते हैं, है ना। दिस नज़दीक के लिए यूज किया जाता है, दीज भी नज़दीक के लिए यूज किया जाता है और दैट और दोज दोनों कहाँ? दूर के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बच्चों ये दोनों हमने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के जो वर्ड होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो वर्ड होता है, जो एग्जाम्पल होता है वो क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स होते हैं। इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स,
ठीक है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट होता है, हु होता है, हुज होता है, व्हिच होता है ना, ये सब क्या है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिखा गया है कि अ प्रोनाउन यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, वैसा प्रोनाउन जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसमें हु, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, व्हिच कौन सा, ठीक है। लेकिन यही वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आते हैं तो इनका जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। यही वर्ड सेम वर्ड इंट्रोगेटिव में भी आते हैं और रिलेटिव में भी आते हैं। देखो जैसे हु यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिलेटिव में भी है, हुम यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। हुज यहाँ भी है और इसमें भी हुज आता है, आप इसमें हुज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो वर्ड होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन इसके यूज के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, और जब वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड होते हैं। तो हु मीन्स यहाँ हो जाएगा कौन, हु मीन्स कौन। लेकिन जब वही रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो हु का मतलब क्या हो जाएगा, जो, क्या हो जाएगा, जो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी वर्ड को दूसरे क्लॉज से या फ्रेज से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। किसी भी वर्ड को किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को दूसरे क्लॉज से या दूसरे फ्रेज से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जब ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और जब यही वर्ड इंट्रोगेटिव बनकर आएंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हुम, हुम का मतलब होता है किसे, है ना। जब ये इंट्रोगेटिव के रूप में रहेगा, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स के रूप में यूज होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसे। लेकिन जब यही रिलेटिव प्रोनाउन में हुम आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा जिसे, ठीक है। क्या हो सकता है, जिसे। आई बात समझ में। चलिए आगे, इसके बाद है हुज। हुज मीन्स, हुज जब क्वेश्चन आस्किंग वर्ड के रूप में आएगा तो हुज मीन्स हो जाएगा किसका, ठीक है। जब क्वेश्चन आस्किंग वर्ड के रूप में यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का यूज होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसका, किसका। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसी हुज का मीनिंग चेंज होकर क्या हो जाएगा, जिसका, ठीक है। हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसके मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है व्हाट। व्हाट मीन्स हम सभी जानते हैं क्या होता है, क्या, है ना। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, ठीक है। इसके बाद व्हिच। व्हिच मीन्स होता है कौन सा, व्हिच कलर इज योर फेवरेट, मतलब कौन सा कलर आपको पसंद है। तो यहाँ पे व्हिच का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा, हाँ, व्हिच मीन्स कौन सा। लेकिन जब यही रिलेटिव प्रोनाउन में व्हिच आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा जो, ठीक है। कहने का मतलब कि इन सारे वर्ड का जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मीनिंग जो, जिसका, जिसे, इस तरह से होता है ना। लेकिन जब वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो ये क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड बन जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स होते हैं। आइए समझ में। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कौन सी तुम्हारी कलम है, मान लो बहुत सारा कलम रखा हुआ है, उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें तुम्हारी कलम कौन सी है। तो ये जो है ना विच, विच मतलब कौन सा कलम तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ पे विच जो है इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से, द पेन, द पेन विच इज रेड इज माइन, है ना। कह रहा है कि द पेन विच इज रेड इज माइन, वो कलम जो लाल है मेरी है। तो यहाँ पे इस विच का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब हो गया जो, कलम जो रेड है यानी कलम जो लाल है वो मेरी है। तो यहाँ पे विच का मीनिंग आ गया जो। इस पेन को क्लॉथ से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इस सेंटेंस में विच जो है
इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो विच यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, और जब यही क्वेश्चन आस्किंग वर्ड के रूप में हुआ है तो उसका मीनिंग कुछ और हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। नेक्स्ट पढ़ना है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ही क्या हुआ? जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, है ना। इनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट, नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स ना हो। कहने का मतलब कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी निश्चित चीज को नहीं बताते हैं, है ना। किसी भी निश्चित चीज को नहीं बताते हैं। किसे बताते हैं? इनडेफिनिट, अनिश्चित चीजों के बारे में। नोट रेफर एनी स्पेसिफिक थिंग, हम लिख सकते हैं इसको नोट रेफर, नोट रेफर एनी स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग मतलब कोई निश्चित चीज को ये रेफर नहीं करता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाम या इनडेफिनिट मतलब डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। बस यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें दिया गया है इनडेफिनिट प्रोनाउन का लिस्ट। इनडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे पास आते हैं बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, है ना, नो वन, everybody, everyone, everything, much, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अनदर, एनीबडी, एनीवन, थिंग, एनीथिंग, ईच, इधर, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, है ना। इन सारे वर्ड्स को पढ़कर नहीं पता चल रहा है कि कोई फिक्स अमाउंट या कोई फिक्स चीज का पता नहीं चल रहा है। ये क्या है? सारे वर्ड इंडेफिनिट है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। लिखती हूँ एवरी बडी इज नॉटी इन दिस क्लास। एवरीबडी इज नॉटी इन दिस क्लास, इस क्लास में सारे लोग क्या है? नॉटी हैं, नटखट हैं, बदमाश हैं। तो इससे कोई फिक्स किसी एक बच्चे के बारे में, दो बच्चे के बारे में, तीन बच्चे के बारे में, पर्टिकुलर किसी भी बच्चे के बारे में पता नहीं चला। इसका कहने का मतलब हो गया कोई निश्चित बच्चे के बारे में पता नहीं चला। गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दो। ठीक है, गिव मी सम शुगर। तो इस सम से कोई निश्चित अमाउंट के बारे में पता नहीं चल रहा है कि उसे कितनी चीनी चाहिए, है ना। कोई निश्चित अमाउंट नहीं है, ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। तो ये सारे वर्ड जो इस तरह के वर्ड होते हैं जिनसे किसी निश्चित मात्रा का, निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता है, वो सारे वर्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये सारे आप सबको याद करने हैं, लर्न करने हैं। इसके बाद है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों रेसिप्रोकेट करना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करना, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सो म्यूचुअल, म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करना, है ना। अकेले कोई काम नहीं करना, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी काम को करना रेसिप्रोकल कहलाता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होगा सो म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, कौन कौन सा? ईच अदर, और दूसरा होता है, पहला ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इनका यूज कैसे होता है? जब हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं ना तो करते हैं ईच अदर का, और जब दो से अधिक लोगों का यूज करना हो तो कौन सा करेंगे? वन अनदर। जैसे अगर कहना हो रोहन एंड मोहन आर प्लेइंग प्लेइंग विथ ईच अदर। रोहन और मोहन कितने लोग हैं? दो लोग हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो रोहन और मोहन दो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो दो लोगों के लिए क्या यूज हो जाएगा? ईच अदर यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहना हो वे सभी खेल रहे हैं, वे सभी आपस में खेल रहे हैं,
तो क्या बोलेंगे? दे आर प्लेइंग प्लेइंग विथ ईच अदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दे है, दे से पता नहीं है कि दो लोग हैं कि दो से अधिक लोग हैं, या कि बहुत ज़्यादा लोग। तो दे आर प्लेइंग, वे सारे लोग आपस में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग विथ वन अनदर। ठीक है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो तो ईच अदर का यूज़ होता है, और जब दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो तो वन अनदर का यूज़ होता है। तो चलिए हम आज के सेशन में प्रोनाउन को फिनिश कर चुके हैं। कल के सेशन में या फिर अपने नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्या करते हैं इसके आगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।